Hi guys, this is Ritu Tamret and we are in our series of videos of the explanation part of Angel in Disguise. So as I have already told you that I am giving explanation of each and every chapter of English literature, both in English and Hindi, so that you could have better understanding and you could you could properly understand each and every word and each and every line of each and every chapter. Fine. और ये आपको अपने एक्सप्लेनेशन रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में आपको बहुत हेल्प करने वाला है. फाइन. सो लास्ट वीडियो में हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं जो सपर इज़ रेडी एंड सेड मिसेस थॉमसन ने कहा कि सपर खाना तैयार है. तो मिसेस थॉमसन लुकिंग इनटू द रूम अ लिटिल वाइल आफ्टर, और मिसेस थॉमसन वो अंदर में आई और बोली कि खाना तैयार है. जो ग्लांस्ड फ्रॉम हिज वाइफ्स फेस टू दैट ऑफ मैगी, और वो जो है वो पहले अपने वाइफ के फेस में देखा, फिर मैगी की तरफ देखा मैंने, और वो शी अंडरस्टूड हिम. तो वो समझ गई कि वो क्या बोलना चाहता है. वो बोलना चाहता था कि वो बोलना चाहता था कि भाई हम लोग का खाना तो ठीक है, लेकिन इसका मैगी का खाना कहाँ है. तो शी कैन वेट अंटिल वी आर डन, देन आई विल ब्रिंग हर समथिंग टू ईट. तो वो बोलती है कि वो वेट कर सकती है थोड़ी देरी जब तक हम लोग खा लेते हैं. एंड देन शी टोल्ड दैट शी वुड ब्रिंग समथिंग फॉर हर एज वेल. देयर वॉज एन एफर्ट एट इनडिफरेंस ऑन द पार्ट ऑफ मिसेस थॉमसन. अब वो तो उसको पसंद नहीं कर रही थी मैगी को, नो डाउट, लेकिन थॉमसन उसको इतना ज़्यादा इमोशनल टॉर्चर किया था इसके बारे में कि नहीं, मैगी एक छोटी बच्ची है एंड शी इज़ हैंडीकैप्ड एंड शी हैज़ गॉट नोबडी in her life, she is a motherless child and this that, you know, so many emotional tortures उसने अपने वाइफ को दिया था. तो उसकी वाइफ के दिल में थोड़ा सा चेंज आया एंड शी, ऐसा नहीं कि पूरा चेंज आ गया, शी डिड नॉट चेंज कम्प्लीटली, इट्स नॉट दैट, कोई ऐसा चेंज नहीं आया एकदम पूरा चेंज हो गई, लेकिन हाँ थोड़ा सा इंडिफरेंस आया उसके मन में कि हाँ भाई ठीक है, दे भी दे उसको थोड़ा बहुत देख भी ले तो ठीक है, नहीं भी देखे तो ठीक है. मतलब वेदर शील टेक केयर ऑफ मैगी और शील नॉट टेक केयर ऑफ हर, इट्स ऑल राइट फाइन. तो एक इनडिफरेंस इसको बोलते हैं. दोनों में वो ठीक थी, उसको कोई भी एक्सट्रीम एक्सट्रीम बिहेवियर उसके अंदर नहीं था. तो ऑन द पार्ट ऑफ मिसेस थॉमसन, बट हर हस्बैंड हैड सीन हर थ्रू द विंडो. लेकिन मिसेस थॉमसन में के तरफ कोई इंडिफरेंस का पार्ट वॉज एन एफर्ट एंड इंडिफरेंस ऑन द, हाँ मिसेस थॉमसन की तरफ से एक इंडिफरेंस का जो पार्ट, एक इंडिफरेंस का जो साइन आया था. लेकिन उसके हस्बैंड ने उसको विंडो के से तो देखा था ना कि हाउ शी वॉज टॉकिंग टू मैगी इन अ लविंग वे, शी वॉज टॉकिंग टू मैगी. और तो वो कन्विंस हो गया, मिस जॉ जो था वो कन्विंस हो गया कि हाँ भाई चलो ये अब थोड़ा बहुत मैगी उसको प्यार करने लगी और ये सच में थोड़ा बहुत उसका ध्यान तो रखेगी ही. एंड अंडरस्टूड दैट द कोल्डनेस वॉज अज्यूम्ड, और वो समझ गई कि जो है कोल्डनेस उसके केस में जो, मतलब वो समझ गया कि नहीं भाई वो थोड़ा बहुत तो उसके लिए करेगी. वो समझ गया कि अब तो थोड़ी बहुत तो वो ठंडी हो ही गई है. कोल्डनेस मैंने थोड़ी बहुत उसके जो दिल में है, पहले वो एकदम गर्म हो रखी थी, अब वो चीज़ नहीं है, थोड़ी ठंडी वो तो हो ही गई है पहले से. तो ठीक है, वो कुछ नहीं बोला, बोले ठीक है तुम थोड़ी देर बाद उसके लिए खाना ले आना. जॉ वेटेड आफ्टर सिटिंग डाउन टू द टेबल फॉर हिज वाइफ टू. अब जॉ वेट किया और सिटिंग डाउन टू द टेबल, वो टेबल में बैठने के बाद वेट किया थोड़ी देर फॉर हिज वाइफ टू. लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज, that is 85. so this is the next page. so वो टेबल पे बैठा और वेट करने लगा टू इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट अपर मोस्ट इन बोथ ऑफ देयर थॉट्स. और वो वेट करने लगा कि लेट हर वाइफ स्पीक समथिंग अबाउट दैट चाइल्ड. वो एक सब्जेक्ट जो उनके माथे में माथा के अंदर, उनके ब्रेन के अंदर एक सब्जेक्ट था. सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट अबाउट मैगी. वो जो उनके दिमाग के अंदर जो एक मैगी का जो सब्जेक्ट था वो अपर मोस्ट था. उस सब्जेक्ट के बारे में वो लोग दोनों हर समय सोच रहे थे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा. तो वो वेट कर रहा था कि हो सकता है उसकी वाइफ
उसके बारे में कुछ बोलेगी, बट बट शी बट शी केप्ट साइलेंट ऑन दैट थीम फॉर मैनी मिनट्स, लेकिन वो बहुत देरी तक उस मैटर पे एकदम साइलेंट रही, कुछ भी नहीं बोली, एंड ही मेंटेन्ड अ लाइक रिजर्व और वो भी उसके लिए वो मेंटेन किया रिजर्व, वो भी जो रिजर्व का क्या मतलब हुआ, मतलब चुप रहना, वो भी चुप थी। तो जो ऑल्सो डिसाइडेड टू बिकम मतलब वो भी कोशिश किया कि वो भी चुप रहे, वो भी कुछ ना बोले। एट लास्ट शी सेड एब्रप्टली, अब अचानक से वो एब्रप्टली बोली। एब्रप्टली का क्या मतलब हुआ कि एब्रप्टली का मतलब हुआ अचानक से, एकदम से। व्हाट आर यू डूइंग गोइंग टू डू विद दैट चाइल्ड, अब वो बोल रही है कि इस चाइल्ड के लिए तुम क्या करने वाले हो। आई थॉट यू अंडरस्टूड मी दैट शी वॉज टू गो टू द पुअर हाउस, रिप्लाइड जो एज इफ सरप्राइज्ड एट हर क्वेश्चन। अब ऐसा लगा कि वो उसके क्वेश्चन पे सरप्राइज हो गया और बोला कि मुझे लगता है कि तुम समझ गई हो, मैं उसको पुअर हाउस ले जाने वाला हूँ। मिसेस थॉम्सन लुक्ड रादर स्ट्रेंजली एट हर हस्बैंड फॉर सोनिक मोमेंट्स। हाँ, तो यहाँ सोनिक का क्या मतलब हुआ, सोनिक मोमेंट्स मतलब तुरंत तुरंत, एकदम सोनिक, तुरंत तुरंत वो अपने हस्बैंड की तरफ देख रही थी। रादर स्ट्रेंजली मतलब स्ट्रेंज, बहुत आश्चर्यचकित निगाह से उसकी तरफ देख रही थी। और सोनिक मोमेंट्स मतलब तुरंत तुरंत, विथ क्विकर मोमेंट्स वो अपने हस्बैंड की तरफ देख रही थी। एंड देन ड्रॉप्ड हर आइज, और फिर अपने आंखों को झुका लेती है। फाइन। सो एज द सब्जेक्ट वाज नॉट अगेन रेफर्ड टू ड्यूरिंग द मील, अब मील करते समय जब वो लोग खाना खा रहे थे उस सब्जेक्ट में तो ठीक है भाई, उसके बाद उसकी कोई बात नहीं हुई। द सब्जेक्ट एट इट्स क्लोज मिसेस थॉम्सन टोस्टेड अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, और जब खाने का लास्ट का समय आया तो ब्रेड को स्लाइस ऑफ ब्रेड को उसने टोस्ट किया और सॉफ्टेंड इट विथ मिल्क एंड बटर, और मिल्क और बटर में उसको डुबा के थोड़ा नरम कर ली वो बच्ची के लिए। एंड एडिंग टू दिस अ कप ऑफ टी, और कप ऑफ टी लेकर शी टूक देम टू मैगी एंड हेल्ड द स्मॉल वेटर, और इसके साथ वो मैगी के कमरे में गई और हेल्ड द स्मॉल वेटर कौन था, मैगी वेट कर रही थी खाना के लिए, इसलिए शी इज द वेटर हियर। और उस वेटर को, उस छोटी सी बच्ची को उसने उठाया, हेल्ड किया, ऑन विच शी हैड प्लेस्ड देम, और जहां पर उसने खाना रखा था। वाइल द हंग्री चाइल्ड एट विथ एवरी साइन ऑफ प्लेजर, और वो भूखी बच्ची जो कितनी भूखी थी वो खाना को एकदम एवरी साइन ऑफ प्लेजर मैंने एकदम बहुत ही खुशी के साथ खा रही थी, और उसका जो खुशी थी, उसके चेहरे की खुशी थी, इट वॉज क्वाइट ओबियस, सबको दिख सकता था कि वो कितनी खुश थी खाना खा के। इज इट गुड, आस्क्ड मिसेस थॉम्सन सेइंग with what a keen relish the food was taken। अब कितने relish के साथ वो खाना खा रही थी, मतलब कितना pleasing टेस्ट के साथ वो खाना खा रही थी। और जब मिसेस थॉम्सन ने पूछा कि क्या ये अच्छा है, तो द चाइल्ड paused, वो रुकी, और with the cup in her hand and answered with a look of gratitude, और उसने आंसर किया, रुकी थोड़ी देर और उसने आंसर किया कि हाँ बहुत अच्छा खाना है। that awoke to a new life old, और जिस ग्रेटिट्यूड, जिस थैंकफुलनेस के साथ, इसका मतलब हुआ कि देखिए ये ग्रेटिट्यूड का मतलब इस एक थैंकफुलनेस के साथ उसने वो आंसर की, क्या आंसर की, हाँ ये वाला आंसर क्या की थी, विल कीप हर अ डे लॉन्गर। सो शी आंसर्ड समथिंग, I think yeah she answered but it's not written। okay, एक कुछ थैंकफुल नेचर, थैंकफुली उसने आंसर किया, और जो उसने इतना थैंकफुली आंसर किया that awoke to new life, उसने एक न्यू लाइफ को जिंदा कर दिया, एक न्यू लाइफ को वापस से जगा दिया ओल्ड ह्यूमन बींग्स feelings which had been slumbering in her heart for half a score of years, जो कि उसके स्लम्बरिंग का क्या मतलब होता है, जो सो रहा था उसके दिल में, उस औरत के दिल में जो फीलिंग्स था वो उसके दिल में सो रहा था वर्षों से। वो फीलिंग्स उसके मन में था ही नहीं कि वो किसी बच्चे को प्यार कर सके, और किसी का कोई अगर उसको किसी चीज के लिए थैंक्स बोले कोई बच्चा, या फिर समथिंग लाइक दैट, यू नो, सो मेनी लिटिल
लिटिल थिंग्स विच वी लाइक अबाउट चिल्ड्रन, जो बच्चे जो करते हैं, उनका जो लविंगनेस होता है, उनका जो प्यारापन होता है, सो वो कितना प्यारा होता है, ये जो फीलिंग था, that was not at all there in the heart of that woman. Fine, so she was behaving as such because she had never experienced this kinds of things earlier. So these feelings were slumbering मतलब सो रहे थे, वो feelings उनके अंदर, उसके अंदर सो रहे थे, they were sleeping for years. जिसने और इन फीलिंग्स को किसने जगाया? मैगी ने जगा दिया अपने प्यारेपन से, अपने इस तरह के व्यवहार से. We will keep her a day or two longer. She is so weak and helpless. अब मिसेस थॉमसन जो है वो she became so happy, और मैंने जो तुमको एक्सप्लेन किया कि उसके दिल में जो फीलिंग्स आ गई, द काइंड्स ऑफ फीलिंग्स विच रोज इन हर हार्ट, उससे वो बहुत इन्फ्लुएंस हुई और उसको बहुत अच्छा लगा मैगी के साथ, मैगी का जो वो बिहेवियर या फिर मैगी का जो प्यारापन जो एक बच्चे में होता है. शी लाइक ऑल दोज थिंग्स एंड शी वॉज कन्विंस्ड दैट she could be well, or she could get along well with Maggie, or she could also afford to keep Maggie in her house for some more days. फिर तो वो बोली अपने हस्बैंड को कि भाई वो बच्ची, अब डायरेक्टली तो बोल नहीं सकती है, उसको भी थोड़ी शर्म सी आएगी कि अरे कल तक तो ये बोल रही थी कि नहीं कैसे इसको रख सकते हैं, ये ऐसी है, ये बाहर से आई है, दिस दैट. तो डायरेक्टली तो शी कुड नॉट टेल हर हस्बैंड. सो व्हाट शी डिड, उसने ऐसे बहाना से बोला कि भाई ठीक है अभी तो ये बहुत वीक है, तो चलो अभी हेल्पलेस भी है, तो हम लोग इसको और कुछ दिन के लिए अपने यहाँ रख लेते हैं. सो एट ब्रेकफास्ट टाइम ऑन द नेक्स्ट मॉर्निंग में उसने अपने हस्बैंड से ऐसा कहा दैट ही मस्ट स्टेप डाउन एंड सी द गार्जियंस ऑफ द पुअर अबाउट, that he must step down and see the guardians of the poor about Maggie. On the next morning, just a minute, oh, what is written here? हाँ, तो नेक्स्ट मॉर्निंग उसने अपने हस्बैंड से ये वाला कहा कि भाई अभी मैगी को छोड़ दो, अभी उसको कुछ दिन हम लोग और भी रख सकते हैं. तो नेक्स्ट मॉर्निंग उसने कहा कि जब उसके हस्बैंड को जाना था गार्जियंस को देखने के लिए ऑफ द पुअर अबाउट मैगी, मैगी के लिए गार्जियंस को देखने के लिए जाना था उसको. शील बी सो मच इन योर वे सेड जॉ. अब जॉ बोला रे वो तो तुम्हारे बहुत ही तुमको तकलीफ दे रही थी, वो तो तुम्हारे एकदम से रास्ते में खड़ी हुई थी, तुमको अच्छी नहीं लग रही थी. व्हाट हैपेंड? आई शैल नॉट माइंड दैट फॉर अ डे और टू, पुअर थिंग. वो बोली कि नहीं ठीक है, मैं कुछ एक दो दिन और भी मैं इसको माइंड नहीं करूंगी. इफ शी स्टेज हियर, इफ शी स्टेज इन आवर हाउस, बिकॉज शी इज सो वीक एंड शी इज हेल्पलेस. सो शी वाज ट्राइंग टू मेक सम काइंड्स ऑफ एक्सक्यूजेस फॉर दैट मैटर, कि भाई मैगी और कुछ दिन उनके यहाँ पर रह जाए. तो जॉ डिड नॉट सी द गार्जियंस ऑफ द डे ऑन दैट डे. अब जॉ जो है उस दिन तो गार्जियंस को देखने के लिए नहीं गया, क्योंकि उसकी जो वाइफ थी वो उसको मना की थी. ऑन द नेक्स्ट नॉर द डे फॉलोइंग, नेक्स्ट डे भी वो नहीं गया, और उसके बाद वाला जो दिन होता है मतलब आफ्टर 2 days, तो उस दिन भी वो नहीं गया. इनफैक्ट क्योंकि उसकी वाइफ को कोई प्रॉब्लम था ही नहीं अब मैगी से. अर्लियर शी वॉज ट्राइंग टू pressurize Joe that she did not want Maggie to stay in their house. So Joe was completely compelled to go out and look out for the guardians for the Maggie in the poor house, or he was pressurized to take Maggie to the poor house and look out for the guardians for her. So but now मैगी को कोई इसको मिसेस थॉमसन को कोई प्रॉब्लम था ही नहीं. नाउ शी वाज कन्विंस्ड दैट शी कुड लिव विथ मैगी, और इसलिए अब वो गार्जियन को देखने के लिए जा ही नहीं रहा था. अब कुछ हुआ ही नहीं, अब वो जा भी नहीं रहा था, और एवरीथिंग वाज नॉर्मल. इनफैक्ट ही नेवर सॉ देम एट ऑल ऑन मैगीज अकाउंट. अब मैगी के लिए उसने कभी भी गार्जियंस को देखा ही नहीं. फॉर इन लेस देन अ वीक मिसेस जॉ थॉमसन वुड एज सुन एज लीव थॉट ऑफ टेकिंग अप हर ओन अबोर्ड इन द एल्म्स हाउस एज सेंडिंग मैगी देयर. अब क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि अब मिसेस जॉ जो है वो छोड़ ही चुकी थी, अब इस थॉट को ही छोड़ चुकी थी वो कि मैगी को
इन हर ओन अबॉर्ड, अबॉर्ड मतलब घर, उसका घर कहाँ हो सकता था, एल्म्स हाउस में। एल्म्स हाउस, व्हाट इज एल्म्स हाउस? एल्म्स हाउस इज अनदर सिनोनिम फॉर द पुअर हाउस। तो उसका ओन घर कौन था, पुअर हाउस था। तो वहां पर मैगी को भेजने का जो थॉट था, दैट आइडिया, I mean, Mrs. Thompson left that idea at all, that she wanted Maggie to go to the Elms house. So she left this idea and वो छोड़ दी कि भाई अब मैगी उसके साथ ही रहेगी. So let's go to the next page. This one is the next page. सो उसके बाद क्या बोलते हैं कि what light and blessing did that sick and helpless child bring to the home of Joe Thompson. बोलते हैं कि क्या लाइट लेकर आई थी वो बच्ची, वो सिक और हेल्पलेस बच्ची जो थॉमसन के घर में एक लाइट लेकर आई थी, एक रोशनी लेकर आई थी. क्यों? इसे आपको क्वेश्चन आ सकता है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में कि हाउ डिड दैट सिक एंड हेल्पलेस चाइल्ड ब्रिंग लाइट टू द हाउस ऑफ जो थॉमसन. क्यों? क्योंकि शी हैड she had brought a type of feelings. She had brought good feelings in the heart of Mrs. Joe Thompson. उसने उसके जॉ थॉमसन के हार्ट में अच्छी फीलिंग्स को जगाया था. इसीलिए बोल रहे राइटर कि उसने एक लाइट लाया था उनके घर पे. द पुअर विल राइट, इट हैड बिन डार्क एंड कोल्ड and miserable there for a long time. हाँ, वहाँ उसके घर में एक डार्क था, एक कोल्ड था, एक कुछ भी नहीं था, कोई फीलिंग्स नहीं थी. एंड वो ना हंसते होंगे क्योंकि विदाउट चिल्ड्रन घर क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है. बच्चे होते हैं घर में तो इट फील्स गुड कि बच्चे कुछ ऐसा करते हैं. बच्चे even they when they make mischiefs, even in that case children are so loving in nature. तो वो माँ बाप को अच्छा फीलिंग्स देते हैं. तो उनके घर में तो कोई बच्चा ही नहीं था, लेकिन मैगी वो जो उनके घर में जो एक खालीपन था वो मैगी ने भर दिया था, और वो उनके घर को एकदम से बहुत अच्छा फीलिंग्स लेकर आई थी उनके घर के लिए. सो नथिंग टू, because his wife had nothing to love and care for out of herself, so became sore. हाँ, उसकी वाइफ के लिए कुछ भी पहले था नहीं जिसको वो प्यार कर सकती थी, जिसके बारे में वो केयर ले सकती थी, इसलिए वो सोर हो गई थी. सोर मतलब खट्टी हो गई थी, वो एकदम से शावर हो गई थी, इरिटेबल, गुस्से वाली नेचर की चिड़चिड़ी हो गई थी. इल टेम्पर्ड, वही उसके नेचर में बहुत गुस्सा आ गया था, इल टेम्पर्ड हो गई थी वो, और सेल्फ एफ्लिक्टिंग हो गई थी. अपने को खुद को वो हार्म पहुंचाने वाली हो गई थी. बिकॉज इफ अ पर्सन becomes irritable, if a person always if a person is an ill tempered person, तो ये किसको हार्म करता है? ये खुद को हार्म करता है. that person with these natures, like these natures, let me draw you these natures: sore, irritable, ill tempered, self afflicted. So if a person has got these kinds of nature, these kinds of things in his heart, then what kind of a person he will become? He will become a self afflicting person, in the sense कि वो अपने आप को हार्म पहुंचाने लगता है क्योंकि उसको बीमारियां हो जाती है. इन द डेजोलेशन ऑफ हर वुमन नेचर, और वो अपने वुमन नेचर से डेजोलेट हो गई थी पूरी तरह से. वो अपनी वुमन का जो एक नेचर होता है, वुमन का नेचर कैसा होता है? एकदम से शांत होता है, एकदम से हर हार्ट इज फील्ड विथ अ लॉट ऑफ, मीन्स हर एक वुमन का हार्ट जो होता है वो इज फील्ड विथ पिटी, कंपैशन से भरा होता है उसका हार्ट. लेकिन उसके दिल में कुछ था ही नहीं, वो पूरी तरह से डेजोलेट हो चुकी थी, मतलब पूरी तरह से खाली हो चुकी थी. शी हैड गॉट नो कंपैशन, नो पिटी इन हर हार्ट, जो कि अब आने लगा था. नाउ द स्वीटनेस ऑफ दैट सिक चाइल्ड लुकिंग एवर टू हर इन लव. अब वो जो स्वीटनेस था उस सिक बच्ची का, वो उसके प्यार में was as honey to her soul, and she carried her in her heart as well as in her arms. अब वो उस बच्ची का जो प्यारापन था उसके अंदर एक पेशेंस भी ला दिया. जस्ट अ मिनट. नाउ द
बोलती नाउ द स्वीटनेस ऑफ दैट सिक चाइल्ड, उस स्वीट चाइल्ड का जो सॉरी उस सिक चाइल्ड का जो स्वीटनेस था, वो लुकिंग एवर टू हर इन लव, वो हमेशा मिसेस थॉम्सन की तरफ एक पेशेंस से देखती थी, ग्रैटिट्यूड से देखती थी, एक प्यार के साथ देखती थी, जो उसकी सोल के लिए, मैंने मिसेस थॉम्सन के सोल के लिए बहुत ही हनी जैसा व्यवहार करता था। मैंने हर सोल मतलब ये मिसेस थॉम्सन के लिए बहुत हनी का काम करता था, मधु के जैसा उसको लगता था। शी कैरिड हर इन हर हार्ट, और ना वो मैगी को अपने दिल में रखने लगी, उससे प्यार करने लगी, उसको अपने आर्म्स में भी उठाती थी, अ प्रेशियस बर्डन। और नाउ अब ये सच में एक प्रेशियस बर्डन हो गया था मिस्टर जॉ के लिए। ये पहले एक प्रेशियस बर्डन था, बिकॉज I have already explained this, why this was a precious burden, as when he carried Maggie in his arms. At that time it was really, Maggie was really a burden for him, but he did not mind carrying her to his house, because usko lagta tha ki actually he wanted to do something good about Maggie, and he knew that there was no one to take care of Maggie, और कोई जो इनवैलिड बच्चे को कोई लेके भी नहीं जाना चाहता था। तो एक फीलिंग थी उसके दिमाग में कि नहीं, ही कैन डू समथिंग गुड फॉर मैगी, और वो उस बर्डन को, मैगी का जो बर्डन था, वो उसको उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। क्यों प्रेसेस, क्यों है वो बर्डन? क्योंकि अगर वो उसके लिए कुछ करता है, इफ इट डज समथिंग फॉर मैगी, इफ इट टेक्स केयर ऑफ मैगी, देन ही विल डू समथिंग विच विल बी रिवार्डेड बाय गॉड। ऐसा कुछ करेगा जो गॉड के द्वारा उसको रिवार्ड मिलेगा। इसीलिए वो मैगी एक ऐसी बर्डन है उसके लिए जो कि प्रेशियस है। नाउ दैट प्रेशियस बर्डन जो है वो जॉ के लिए तो था ही, अब वो उसकी वाइफ के लिए भी एक प्रेशियस बर्डन हो गया है। फाइन, क्योंकि वो भी उसको चाहने लगी है अब। सो yeah, as for Joe Thompson, there was not a man in all the neighborhood who drank daily of a more precious wine of life than he. अब वो जो पूरे नेबरहुड में ऐसा कोई आदमी नहीं था जो कि जिंदगी के एक इतने अच्छे वाइन को पीता होगा। वाइन हमें क्या देता है? एक नशा देता है, जिसमें अगर आप टेंशन में भी हो तो you all at once an abrupt change comes into your life. What kind of abrupt change? You become happy, you forget all about your problems, everything, and you become happy, right? So but the kind of wine Joe is having every day, वो बहुत प्रेशियस था। क्यों? क्योंकि जब वो मैगी की सेवा करता था, बिकॉज बोथ द हस्बैंड एंड वाइफ वर टेकिंग केयर ऑफ मैगी, और इन दैट कोर्स दे वर फीलिंग सो गुड, they were feeling so good at that time, while doing something good for Maggie, while taking care of Maggie, while cleaning him, while doing anything, while feeding her, while cleaning her, anything they were doing for Maggie, उनको बहुत अच्छा लगता था उस टाइम पे। they felt very good। और जैसे मैंने बताया कि वाइन पीने से इंसान को बहुत अच्छा लगता है, तो उनको भी वो जब वो करते थे तो उनको बहुत अच्छा फील होता था, तो एक वाइन की तरह काम करता था। तो दूसरे लोग जो थे वो तो नॉर्मल वाइन पीते होंगे, तो उनको भी उतना अच्छा नहीं लगता होगा जितना इनको मैगी की सेवा करके अच्छा लगता था। और द राइटर हैज compared this situation with a precious wine. So you could explain these things in your reference to context, or if at all you face any question related to this precious wine, so you can give answer with respect to the explanation I have given you right now. An angel had come into his house. एक angel आई थी उनके घर पे, और वो disguised थी। disguised का मतलब वो एक ऐसे वेश में थी, एक ऐसे वेश में थी, कैसे वेश में थी? जो कि सिक थी, हेल्पलेस थी, मिजरेबल थी, दुखी बच्ची थी, और फील्ड ऑल इट्स ड्रीयरी चैम्बर्स विद द सनशाइन ऑफ fill its dreary chambers with the sunshine of love। और अपने उस ड्रीयरी, अपना जो उसका जो रूम था, चैम्बर जो था, वो एकदम डल था, अनइंटरेस्टिंग था। ड्रीयरी का आई एम गिविंग सम सिनोनिम्स फॉर ड्रीयरी। ड्रीयरी का क्या? डल आप लिख सकते हैं, अनइंटरेस्टिंग, कलरलेस, लाइफलेस। उसका जो चैम्बर था उसको वो सनशाइन ऑफ लव से वो भर दी थी पूरी तरह से, और इसीलिए उसको इस जो
चैप्टर का नाम ही है एंजल इन डिस्गाइज. सो ऑल्सो यू कुड हैव अ क्वेश्चन लाइक कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपको कि आप इसका जो एंजल इन डिस्गाइज जो इसका नाम है, सो आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रूव द सिग्निफिकेंस ऑफ द चैप्टर ऑफ प्रूव द सिग्निफिकेंस ऑफ द नेम ऑफ द चैप्टर. तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि वो कैसे आई थी, वो सिक थी, हेल्पलेस थी, मिजरेबल चाइल्ड थी, बट इवन देन शी filled the heart of Mrs. Thompson with love, प्यार से भरी थी, और a lot of feelings जो पहले लिखा हुआ है, I've already explained. उन सब चीज़ों से वो मिसेस थॉम्सन के दिल को भर दी थी, और जो था उसको प्यार करता था, और प्यार पहले से ही करता था. और सिंस दे वेर द कपल वाज हेल्पलेस, सॉरी द कपल वाज चाइल्डलेस, पहले से उनके कोई बच्चा नहीं था, तो जब ये बच्ची उनके घर में आई थी तो एकदम से एंजल की तरह उनके घर पे आई थी, जो उनके घर को एकदम शी फिल्ड देयर हाउस विथ ऑल दी लव एंड ऑल दी ब्राइटनेस. सो आज के लिए इतना ही करते हैं, और in my next video I'll come up with another chapter of English literature, and till then bye, or keep watching my videos. And I think I must tell you again that you please keep writing comments upon my videos, as if suppose there are any suggestions, then I will also feel free to take up your suggestions and include your suggestions in my videos. or if suppose there are any doubts, और if suppose आपको कोई अगर चैप्टर नहीं समझ में आता है तो आप लिख सकते हैं, मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूंगी. आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, लेकिन आप कमेंट ज़रूर लिखिए. एंड सिंस आई एम गिविंग यू माई एक्सप्लेनेशंस बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश, सो ये मेरा पूरा मेरा एफर्ट है कि आपको ये हिंदी में भी समझ में आए और इंग्लिश में भी समझ में आए, ताकि आपका इसका प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो ईच एंड एवरी चैप्टर का. तो if you like my ways of teaching and my ways of giving explanations of each and every chapter, so please like and subscribe my videos, or also share my videos with your friends. Or okay, then bye. I'll very soon I'll come up with a next video of another chapter. Bye.